हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं मैट्रिक्स के तीन इंपॉर्टेंट, एक तो टॉपिक आपका रैंक है, लेकिन रैंक के पहले मैं आपको इकोलन फॉर्म क्या होता है वो डिस्कस करूंगा। पिवट एलिमेंट किसे कहते हैं वो डिस्कस करूंगा। देन आफ्टर आपके जो सिलेबस का पार्ट है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स वो डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इकोलन फॉर्म। इकोलन फॉर्म कहते किसे? Echelon form. A matrix is said to be in row echelon form when all its non-zero rows have a pivot. What is the meaning of pivot? Have a pivot. That is a non-zero entry such that all the entries to its left and below it are equal to zero. यानी कोई मैट्रिक्स हमारी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कहलाएगी कब? जब उसके पास पिवट होगा। अब पिवट क्या होता है? पिवट ए नॉन जीरो एंट्री। पिवट क्या है? ए नॉन जीरो एंट्री सच दैट ऑल द एंट्रीज टू इट्स लेफ्ट एंड बिलो इट आर इक्वल टू जीरो। पिवट वो एलिमेंट है जिसके बाएं लेफ्ट में और नीचे सारी एंट्रीज जीरो हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं a इज इक्वल टू 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0, ये दी गई मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपकी दी गई मैट्रिक्स है। अब मुझे पता करना है कि ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है कि नहीं है। तो उसके लिए इसके पास पिवट होना चाहिए, और पिवट की डेफिनेशन क्या है? वो नॉन जीरो एंट्री, किसी रो की वो नॉन जीरो एंट्री जिसके लेफ्ट में सारी एंट्री जीरो हो और जिसके नीचे सारी एंट्री जीरो हो। तो अब मैं आता हूं सबसे पहले फर्स्ट रो पे। तो फर्स्ट रो में क्या है? टू। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट टू है, तो ऑब्वियसली इसके लेफ्ट में तो कोई एंट्री होनी नहीं है, तो लेफ्ट में तो जीरो का सवाल नहीं, लेकिन नीचे सारी एंट्री जीरो है। क्लियर? तो दैट मींस टू इज पिवट। आगे बात समझ में? तो ये टू आपका क्या है? पिवट हो गया। चलिए अब हम आते हैं इस पे, सेकेंड रो पे। तो सेकेंड रो पे पहली नॉन जीरो एंट्री है वन। हम देख रहे हैं वन के पहले भी जीरो है और वन के नीचे भी जीरो है, तो दैट मींस वन पिवट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड रो में। तो हम देख रहे हैं थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट नॉन जीरो है, और इसके पहले भी जीरो है और इसके नीचे भी जीरो है, तो डेट मीन्स थर्ड रो में वन पिवट हो गया। तो हम क्या कहेंगे? द पिवट ऑफ ए, द पिवट ऑफ ए आर टू वन वन। डेट इज, अगर आप इसको उसमें लिखें, ए वन वन, ए टू टू और ए थ्री थ्री। Hence, A is in इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म आगे बात समझ में? चूंकि इसके पास पिवट है, हर रो की वो नॉन जीरो एंट्री जिसके पहले भी जीरो है जिसके नीचे भी जीरो है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर टू। ए इज इक्वल टू टू जीरो जीरो वन जीरो 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 वन जीरो टू थ्री थ्री। अब हम इसमें देखते हैं जरा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? टू, नॉन जीरो है, और उसके नीचे जीरो है। ऑब्वियसली फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो उसके पहले जीरो हो ही नहीं सकता, तो हमें सिर्फ उसके नीचे जीरो देखना है। तो हम देख रहे हैं टू के नीचे जीरो है, तो डेट मीन्स आवर टू इज पिवट। चलिए हम सेकेंड रो में आए। सेकेंड रो में पहली नॉन जीरो एंट्री कौन है? वन। वन के पहले भी दो जीरो है, वन के नीचे भी जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वन भी पिवट हो गया। अब हमारे थर्ड रो में, थर्ड रो आखिरी रो है, तो उसके नीचे तो जीरो हो नहीं सकता, लेकिन उसके पहले की सारी एंट्री जीरो है, तो डेट मीन्स थ्री भी पिवट है। डेट मीन्स द पिवट ऑफ ए, ये पिवट एलिमेंट के बारे में भी आपको पता चल गया। पिवट ऑफ ए आर टू वन एंड थ्री, डेट इज ए वन वन, ए टू थ्री एंड ए थ्री फोर।
तो यानी एक चीज और पता चली यार, यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज पिवट थी, यहाँ पे एक है, बाकी दो नॉन डायगोनल है। क्योंकि पिवट की डेफिनेशन यही है कि पिवट एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसके एक ऐसी नॉन जीरो एंट्री जिसके पहले लेफ्ट की सारी एंट्रीज और जिसके नीचे की सारी एंट्रीज इक्वल। तो ये भी इक्विवेलेंट फॉर्म में है, हेंस ए इज इन इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म। अब मान लो मैं यहां पर 3 की बजाय 0 कर दूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि पहली एंट्री की बात कर रहा है। ठीक। आगे बात समझ में, इक्विवेलेंट फॉर्म की तो एक तो ये बेसिक डेफिनेशन है कि पिवट होने चाहिए। तो पिवट होने चाहिए, या तो आप पिवट को भूल जाओ, आप ये समझो कि हर रो में जो नॉन जीरो एंट्री है उसके लेफ्ट में भी जीरो हो और नीचे भी जीरो। ठीक। अब बिल्कुल आसान भाषा में समझो, बिल्कुल आसान भाषा में क्या डेफिनेशन है। बिल्कुल आसान भाषा में बेटा, जीरो की संख्या हम आगे जैसे बढ़ेंगे रो वाइज बढ़नी चाहिए। जीरो की संख्या रो वाइज बढ़नी चाहिए, ये सबसे आसान भाषा है। आगे बात समझ में, जैसे अगर मैं तुमको कहूं कि फर्स्ट रो में कितने जीरो हैं, आप कह दोगे एक जीरो, आप तुरंत कहोगे 1 जीरो। मैं कहूंगा सेकंड रो में कितने जीरो हैं, आप फिर कहोगे 1 जीरो। थर्ड रो में कितने जीरो हैं, आप कहोगे 2 जीरो। फोर्थ रो में कितने जीरो हैं, 3 जीरो। तो आप कहोगे सर अभी आपने कहा कि भाई जीरो की संख्या बढ़नी चाहिए, ठीक है, और फर्स्ट रो में है 1 जीरो, सेकेंड रो में भी 1 जीरो, थर्ड रो में 2 जीरो, फोर्थ रो में 3 जीरो। तो जीरो की संख्या बढ़ कहां से रही है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड रो में तो जीरो की संख्या सेम है। जब फर्स्ट और सेकेंड रो में जीरो की संख्या सेम है तो जीरो की संख्या बढ़ तो रही नहीं है, हालांकि सेकेंड रो के बाद बढ़ रही है। तो मैं अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा रेक्टिफाई करूंगा। जो आपको जीरो काउंट करने हैं वो नॉन जीरो एंट्री के पहले काउंट करने हैं। तो फर्स्ट रो में नॉन जीरो एंट्री क्या है, 2। इसके पहले कितने जीरो है, एक भी जीरो नहीं है, तो नो जीरो। नो जीरो। आगे बात समझ में। तो फर्स्ट रो में जो पहली नॉन जीरो एंट्री है, तो हम जीरो जो काउंट करते हैं नॉन जीरो रो के पहले करते हैं। तो फर्स्ट रो में नो जीरो। सेकेंड रो में पहली नॉन जीरो एंट्री क्या है, 1। 1 के पहले कितने जीरो है, एक, तो 1 जीरो। थर्ड रो में पहली नॉन जीरो एंट्री क्या है, 1। इसके पहले कितने जीरो है, दो, तो 2 जीरो। थर्ड रो में 3 जीरो। तो जीरो की संख्या बढ़ रही है, डेट मीन्स इक्विवेलेंट फॉर्म। एक हमारे पास ये भी रास्ता है इक्विवेलेंट फॉर्म को डिफाइन करने का, कि हम जीरो की काउंटिंग देखेंगे कि जीरो के नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। आगे बात समझ में। चलो दूसरे में आओ। यहां पर अगर मैं देखूं फर्स्ट रो में कितने जीरो हैं, अभी अभी बताया ना कि नॉन जीरो एंट्री के पहले, अब फर्स्ट रो की पहली नॉन जीरो एंट्री 2 है, तो यहां भी नो जीरो। नो जीरो। सेकेंड रो में आपको 3 जीरो दिख रहे हैं, लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन सी है, 1। तो 1 के पहले कितने जीरो है, 2। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 जीरो। थर्ड रो में पहली नॉन जीरो एंट्री कौन है, 3। तो 3 के पहले कितने हैं, 3 जीरो। जीरो बढ़ रहे हैं, कोई जीरो नहीं, 2 जीरो, 3 जीरो, तो इक्विवेलेंट फॉर्म कहलाएगा। तो इक्विवेलेंट फॉर्म की एक बेसिक डेफिनेशन है। चलो अब हम देखते हैं जरा, कुछ और न्यूमेरिकल में लिखता हूं, जिसके बाद हम आपसे बात करेंगे। 1 2 3 0 0 6 0 0 7, मैं लिखता जा रहा हूं, तुम लोग देखते दिमाग लगाते जाना। 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 5। 1 2 3 5 0 0 0 0 0 4 6 5। तो क्या ये मैट्रिक्स इक्विवेलेंट फॉर्म में है,
नहीं, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो बेटे, यहां पे कितने जीरो हैं? 2 जीरो। और यहां पे भी कितने जीरो हैं? 2 जीरो। तो नॉट इक्विवेलेंट फॉर्म। ये क्या है? नॉट इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म। यहां पे आइए, ये क्या इक्विवेलेंट फॉर्म है? यस। पहली नॉन जीरो एंट्री है 5, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, कोई इशू नहीं। पहली नॉन जीरो एंट्री है 5, उसके पहले कितने जीरो है? 1 जीरो। 1 जीरो। से थर्ड रो में 5, उसके पहले कितने? 3 जीरो। तो ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म है। यहां पे आइए, यहां पे कितने जीरो हैं सेकेंड रो में? 4 जीरो। यहां पे कितने जीरो है? 1 जीरो। तो ये भी नॉट इक्विवेलेंट फॉर्म। नॉट इक्विवेलेंट फॉर्म। लेकिन इनको मैं इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? अगर मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूं, क्योंकि यहां पर 2 जीरो, यहां पे 2 जीरो, तो इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पे ऑपरेशन यूज कर दूं, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 7/6 R2, तो होगा क्या बेटे? जो नई रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी? 1 2 3 0 0 6 0 0 0। क्योंकि R2 में 6 है, इस 6 को मुझे 7 को जीरो करना है, तो मैं 6 में 7/6 मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 7 बन जाएगा, और 7 - 7 जीरो। तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म है। ये तो ऑलरेडी था ही। यहां पर ये भी इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, कभी भी कोई रो अगर पूरी की पूरी जीरो है तो बीच में नहीं रहेगी कहीं भी। अगर रो जीरो है तो सबसे लास्ट रो बनेगी, और कॉलम जीरो है तो सबसे लास्ट का कॉलम बनेगा। तो यहां पर बेटे ये मैट्रिक्स ही गड़बड़ है। हमें सबसे पहला काम करना है R2 और R3 को इंटरचेंज करना है। तो जब हमने R2 और R3 इंटरचेंज कर दिए, तो 1 2 3 5 0 4 6 5 0 0 0 0। तो मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर एक जीरो, यहां पर 4 जीरो, इक्विवेलेंट फॉर्म बन गई। तो एक नई बात निकल के सामने आई क्या? कि अगर किसी रो, किसी मैट्रिक्स में कोई रो या कोई कॉलम पूरी तरह जीरो है और वो बीच में है, तो अगर रो है, जीरो रो है, वो आखिरी रो बन जाएगी, जैसे यहां बन गई। देखो, यहां पर ये जीरो रो थी, यहां पर मैंने इसको आखिरी रो बना दी। और अगर सिमिलरली अगर कोई जीरो कॉलम होता, वो आखिरी कॉलम बन जाता। आगे बात समझ में? ठीक। चलो अब एक और एग्जाम्पल लिखता हूं। 1 2 3 5 0 0 7 0 0। तो क्या ये इक्विवेलेंट फॉर्म है? बिल्कुल है बेटे। यहाँ पे एक जीरो, पहली नॉन जीरो एंट्री के पहले, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो, इक्विवेलेंट। लेकिन जीरो काउंट क्या करना है? नॉन जीरो एंट्री के पहले। जैसे यहाँ पे देखो मैंने 1 जीरो बोला है, क्योंकि नॉन जीरो एंट्री 5 थी। आगे बात समझ में? और जीरो काउंटिंग में एक बात का विशेष ख्याल रखना, कि हमेशा ये जो एलिमेंट है, अगर कोई रो पूरी की पूरी जीरो हो जाए या कोई कॉलम पूरा का पूरा जीरो हो जाए, वो सबसे आखिरी में चला जाएगा। और इसी के साथ एक और बात आपको याद रखनी है, वो क्या? क्योंकि इक्विवेलेंट फॉर्म अगर आप जान गए, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपको दी है 0 1 2 3 4 5 0 0 7, तो अब आप ये कहोगे इक्विवेलेंट फॉर्म है कि नहीं है? बेटे अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे इसके बारे में, क्योंकि यहां पर एक जीरो है, यहां पर जीरो जीरो है, यहां पर दो जीरो है, तो ना बढ़ रही, एक बार घट रही है फिर बढ़ रही है। ठीक। तो दैट मीन्स ये हम अभी इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है। लेकिन वो बोलने के पहले हमेशा याद रखना, अगर फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो है तो वो रो और कॉलम इंटरचेंज होगा। फर्स्ट एंट्री अगर जीरो है तो मुझे सबसे पहले ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, C1 और C2 इंटरचेंज करने पड़ेंगे, ताकि फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो आ जाए। तो 1 0
4 3 0 0 2 5 7। अब मैं देखूंगा कि ये इक्विवेलेंट फॉर्म है कि नहीं है। अब यहां पर जब मुझे इक्विवेलेंट फॉर्म देखना है तो ये मुझे इक्विवेलेंट फॉर्म तो नहीं नजर आ रहा है कि इक्विवेलेंट फॉर्म है, लेकिन यार ये न्यूमेरिकल के बीच में आएगा ऐसी पोजीशन, क्योंकि यहां पर देखो फर्स्ट रो पे 0 0, कोई भी जीरो नहीं है। सेकेंड रो पे 0 0 नहीं अगर आ रहा है तो डेट मीन्स कहीं मिस्टेक है। वो क्या है, आप इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर दोगे, आर आर टू इज इक्वल टू R2 माइनस 4R1, क्योंकि इस 4 को आप इस 1 के सहारे जीरो कर सकते हो। तो आपका क्या बन जाएगा, 1 0 2, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 0 3, और 5 माइनस 8 माइनस 3, और ये हो गया 0 0 7। देखो ये इक्विवेलेंट फॉर्म भी बन गया। ठीक, तो ये इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्म भी नहीं है। अगर ये किसी न्यूमेरिकल के बीच में आता है तो ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ आपसे मैं ये पूछूं कि इक्विवेलेंट फॉर्म है कि नहीं है, तो आपका जवाब होगा नो, ये इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं। लेकिन अब आप जब कोई प्रॉब्लम कर रहे हो वहां बीच में आ गया तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई थिंक आप लोग इक्विवेलेंट फॉर्म समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं यार। तुम ये कहोगे, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने इसको नॉट इक्विवेलेंट फॉर्म तो बोला, लेकिन उसका ये ऑपरेशन क्यों किया। सेम यहां पे आप कहोगे कि आपने इसको नॉट इक्विवेलेंट फॉर्म तो बोला, नो नॉट इक्विवेलेंट फॉर्म, लेकिन आपने यहाँ पे ऑपरेशन क्यों किया। अब यहाँ पे मैं बेसिक डेफिनेशन पे आता हूँ बच्चे। बेसिक डेफिनेशन क्या थी, दिखाओ, देखो जरा। when all its non-zero rows have a pivot, और pivot का मतलब क्या है, एक ऐसी नॉन जीरो एंट्री जिसके लेफ्ट में और जिसके नीचे जीरो हो। तो चलो भाई, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट रो के नीचे पहले जीरो नहीं हो सकता, इट्स ओके, उसके नीचे जीरो है, वेरीफाइड। सेकेंड रो में आखिरी एलिमेंट जीरो है, नॉन जीरो है सॉरी, तो इसके पहले जीरो है, लेकिन इसके नीचे जीरो नहीं है ना, इसलिए 6 आपका पिवट नहीं है जब तक कि आप 6 के नीचे जीरो नहीं करोगे। तो मैंने ये ऑपरेशन यूज किया और 6 के नीचे जीरो बना दिया, तब ये 6 भी पिवट हो गया, 1 भी पिवट है और 6 भी पिवट है, तब ये गलत फॉर्म हो गया। अब यहां पे आओ, फर्स्ट रो का पहला नॉन जीरो एंट्री है 1, उसके पहले जीरो है लेकिन उसके नीचे जीरो नहीं है, और साथ सेकेंड रो में कोई भी जीरो नहीं है, जबकि अगर फर्स्ट रो में जीरो है तो सेकंड रो में तो जीरो होना ही चाहिए ऑब्वियसली, और थर्ड रो में दो जीरो है। इसलिए मैंने इसको इंटरचेंज किया और तभी मैंने रूल बताया कि A11 कभी भी जीरो नहीं होगा। आगे बात समझ में, ठीक, चलिए अब आते हैं हम रैंक पे। रैंक क्या है, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स इन इट। किसी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं या नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, वही मैट्रिक्स की रैंक होती है। ये बेसिक डेफिनेशन है, और इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम कहते हैं रो। रो, ठीक, इट इज डिनोटेड बाय रो ऑफ ए, जहां पे एक दी गई मैट्रिक्स। अब आता है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रैंक। आपको दो मेथड आपके सिलेबस में है। पहला मेथड इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड, इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड। दूसरा मेथड है आपका नॉर्मल फॉर्म मेथड, जो मैं अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड के हिसाब से अब हम रैंक की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। हालांकि ये मेन डेफिनेशन है, सारी डेफिनेशन इसी के बच्चे हैं, जितनी भी मैं डेफिनेशन आगे बोलूंगा, कुछ भी बोलूं, सब इसी का पार्ट होंगी। तो इक्विवेलेंट फॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है बेटे, द रैंक
the rank of the matrix is equal to the number of non-zero diagonal elements or the number of non-zero rows as the case may be. मान लो डायगोनल नहीं है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज. अब बेसिकली तुम बता रहा हूं, when when it has been reduced to echelon form. इसी वजह से मैंने इक्विवेलेंट फॉर्म पे इतना फोकस किया था. इक्विवेलेंट फॉर्म बेसिकली मैंने तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखा दी बेटे, लेकिन बेसिकली तुम्हें फोकस सिर्फ यहां पे करना है. नॉन नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, बस आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट करने हैं, और जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे जब आप इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करोगे वही रहेंगे. जैसे अगर मैं पीछे लाऊं, यहां पर अभी तो इक्विवेलेंट फॉर्म है नहीं, ये तो इक्विवेलेंट फॉर्म है नहीं. ये जब बनी तो नॉन जीरो रोज का मतलब क्या होता है? वो रो जिसमें कोई भी एक एंट्री नॉन जीरो है उसको कहते हैं नॉन जीरो रो. जैसे ये क्या है, पहली रो नॉन जीरो रो, ठीक है. दूसरी रो यहां पे 6 नॉन जीरो मिल गई, नॉन जीरो रो. तीसरी रो पूरी तरह जीरो है, तो डेट मीन्स यहां पे कितनी नॉन जीरो रोज हैं? 2. तो रैंक इसकी क्या हो गई? 2. यहां पे आओ, ये इक्विवेलेंट फॉर्म है. नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो रो है, एक भी सारी एंट्रीज जीरो नहीं है. यहां पर भी सारी एंट्रीज जीरो नहीं है, तो नॉन जीरो रो. यहां पर भी सारी एंट्री जीरो नहीं है, तो नॉन जीरो रो. तो रैंक इसकी कितनी हो गई? अब आ गया होगा काफी हद तक समझ में. इसकी रैंक कितनी हो गई? 3, क्योंकि 3 नॉन जीरो रो है. ठीक, ये इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है. लेकिन जब तुम इसको R1 R2 ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे यहां पे, तो ये नॉन जीरो रो आफ्टर परफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मेशन R2 एंड R3, तो नॉन जीरो रो. ये भी नॉन जीरो रो, और ये रो पूरी की पूरी जीरो है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी? 2. आगे बात समझ में? तो वही ये बता रहा है यहाँ पे बेटे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखने हैं आफ्टर रिड्यूसिंग इट टू इक्विवेलेंट फॉर्म. चलो लिखो क्वेश्चन. फाइंड द रैंक ऑफ A is equal to 1, 3, 4, 5, 1, 2, 6, 7, 1, 5, 0, 10. अब इक्विवेलेंट फॉर्म बनाते कैसे हैं ये तो तुम्हें पता चल गया कि सारा खेल इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करने का है. अब इक्विवेलेंट फॉर्म बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले आपने मैट्रिक्स ए लिखी बेटे, 1 1 1, 3 2, 5 4 6 0, 5 7 10. आपने इसको बनाई रैंक लिख दी. इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आपको एक फंडा याद रखना. सबसे पहले यहां पे क्या है? A11 फर्स्ट एलिमेंट, इसके नीचे जीरो करना है आपको. पहला स्टेप, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. तो हमें A11 के नीचे जीरो करना है. ठीक, गलत लिख दिया मैंने. यहां से लिखते हैं. हमारा पहला स्टेप है A11 के नीचे जीरो करना. तो A11 के नीचे जीरो करने मतलब A11 क्या है? 1. 1 के नीचे क्या है? 1 और 1. और A11 के नीचे जीरो करना. तो जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि A11 के नीचे जीरो करना है, तो
A11 कहां पे है? R1 में। A11 कहां है? R1 में। तो यानी A11 के नीचे जीरो करना है। तो पहला स्टेप है आपका A11 के नीचे जीरो करना है, यानी R1 इसके नीचे ये दो एलिमेंट है, इनको जीरो करना है। तो A11 कहां है? R1 में, यानी आपको R1 की हेल्प लेनी है और इन दोनों एलिमेंट को जीरो करना है ना। तो R2 और R3 के फर्स्ट एलिमेंट को जीरो करना है, लेकिन किसकी हेल्प से? R1 की हेल्प से। तो अब आपको ऑपरेशन यहां पे जाके बना क्या? R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, क्योंकि वन में वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वन जीरो बन जाएगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आप लिखिए 1 3 4 5। वन में वन सब्ट्रैक्ट। अब मैं रफ का यूज करूंगा बेटे, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए। ठीक, तो मैंने रफ का यूज किया। R2 माइनस R1 है ना, तो मैंने R2 लिखा 1 2 6 7। फिर R1 लिखा 1 3 4 5 और माइनस का साइन लगा दिया, माइनस 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 माइनस। तो 0 -1 6 - 4 2 7 - 5 2। इंट्रीज यहां पे बन गई बेटे 0 -1 2 2। चलिए, अब पहले ये जीरो हो गया। अब दूसरा नंबर किसका है? इसको जीरो करना है, तो ये भी वन है और ये भी वन है। तो मुझे क्या लिखूंगा? R3 = R3 - R1। हेल्प R1 की लेनी, क्योंकि जब जैसे ही आपने कहा कि A11 के नीचे जीरो करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको हेल्प किसकी लेनी है? R1 की, क्योंकि A11 कहां है? R1 में। बात आई समझ में? तो R3 - R1। फिर से लिखिए, अभी R2 था, R2 जगह मैं R3 किए दे रहा हूं। 1 5 0। आप तो कॉपी में अलग से लिखोगे, मेरे पास ऑप्शन है तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं। 1 5 0 10। तो 1 - 1 0, 5 - 3 2, 0 - 4 -4, 10 - 5 5। तो ये हो गया। यहां पे अगली एंट्री क्या आई? 0 2 4 5। चलिए A11 के नीचे जीरो। अब अगला स्टेप सेकेंड रो पे आए। सेकेंड रो के नॉन जीरो एलिमेंट कौन है? सेकेंड रो का नॉन जीरो एलिमेंट कौन है बेटा? ये वन है। अब इसके नीचे जीरो करना है। तब इसके नीचे जीरो करने के लिए मुझे क्या ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा? ए, ये कौन है? A22। A22 के नीचे जीरो करना है। A22, ये जो A22 है आपका, ये कौन सी रो में है? R2 में है। और R2 के नीचे जीरो करना है, यानी R3। यानी R3 चेंज करना है R2 की हेल्प से। A22 के नीचे जीरो करना। A22 कहां पे? R2 में। और नीचे R2 के नीचे कौन होगी? R3। यानी R3 चेंज होगा किसकी हेल्प से? R2 की हेल्प से। ऑपरेशन अब बाद में लिखेंगे। R3 चेंज होगा R2 की हेल्प से। अब यहाँ पे -1 है और ये है +2। तो दो में दो घटा दें तो जीरो बन जाएगा। तो R3 + 2R2। अगर मैं इसको, इस R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी की पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये -2, ये 4, ये 4, तो -2 बन जाएगा। और फिर 2 में ऐड कर दूं, तो जो मुझे R3 में जहां पे मुझे जीरो चाहिए था, वो मैं जीरो कर ले जाऊंगा। तो 1 3 4 5 0। R2 भी एज इट इज लिख दो। ठीक है, जीरो। अब यार ये तो कैलकुलेशन मैंने छोड़ी थी लिखनी, चलो लिखते हैं भाई। R3 लिखो जरा। R3 कितना है? यहां से कॉपी होगा। 0 2 4 5। R2 कितना है? अब यहाँ पे 2R2 है ना, तो 2R2 लिखो। तो यहाँ पे 2 2R2, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। 2 0 0 -2, 2 2 = 4 और 2 2 = 4। और बीच में साइन मैंने यहाँ पे ऑपरेशन में क्या लिया? प्लस का। तो यहाँ पे प्लस का साइन लगे, तो 0 0 4 4 8 5 4 9। बस अब आपने यहाँ पे लिख देना है 0 0 8
9। अब यार 8 के नीचे तो कुछ है नहीं, ये 1 पिवट हो गया, आपके पास पिवट भी मिल गए, ये 1 पिवट, ये -1 पिवट, ये 8 पिवट, या जीरो की काउंटिंग बढ़ती जा रही है। फर्स्ट रो में कोई जीरो नहीं, सेकंड रो में एक जीरो, थर्ड रो में दो जीरो। तो अब आपको लिखना है फाइनल आंसर, हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो rows equal to 2, hence rank of A is equal to 2। ये बात समझ में कि नहीं आई बेटा? क्लियर सबको? ठीक है। नहीं सॉरी बेटा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 कैसे मैंने लिख दिया? ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो नॉन जीरो रोज 3 है बेटे। हर रो में कोई ना कोई एंट्री है नॉन जीरो, तो रैंक ऑफ ए इज 3। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 0 1 3 1 1 0 1 1 -3 1 0 2 माइनस का -1 1 2 0 0 1 -3 -1 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 -2 0। अब इसकी रैंक निकालनी। चलो साहब काम करते हैं अपन। तो सबसे पहले आप बेटा ए लिखोगे, ए आपने लिखा, ठीक है। ये आपने लिखा, क्या हो गया? 0 1 -3 -1 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 -2 0। चलिए, अब इसकी रैंक निकालने से पहले मैं अब आपको रोकूंगा एक जगह। कहा? वो एक जगह ये है, जरा आप ध्यान से देखिए बेटे। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? इक्विवेलेंट फॉर्म तो बाद में बनाओगे, आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? जीरो। हमेशा जब भी कभी भी ये न्यूमेरिकल आपसे कराने का पर्पज ही मेरा ये है कि आपको ये बताना है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट अगर जीरो है तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपका पहला काम क्या होगा? उस एलिमेंट को नॉन जीरो बनाना है। वो नॉन जीरो कैसे बनेगा? वो नॉन जीरो ऐसे बनेगा बच्चे कि आप R2 को, ये कौन सा है? फर्स्ट रो है ना, ये है फर्स्ट रो। आप R1 को R2 से इंटरचेंज कर दो, बस। पहला ऑपरेशन बना आपका R1। कभी भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जीरो नहीं होगा। R1 R2 इंटरचेंज हो गए। क्लियर? तो अब आपका क्या हो गया? 1 0 1 1 0 1 -3 -1 3 1 0 2 1 1 -2 0। अब अगला ऑपरेशन बेटे, अब आपको क्या करना है? A11 के नीचे जीरो, A22 के नीचे जीरो, A33 के नीचे जीरो, यही तो मैंने सिखाया है आपको। तो अब आपका जो अगला ऑपरेशन है बेटे वो क्या बनेगा? यार जगह कम है, मैं जरा सा वो ऑपरेशन यहां लिख रहा हूं। अब मेरा काम है A11 के नीचे जीरो, तो ये तो ऑलरेडी जीरो ही है। 3 और 1 को जीरो करना है। 3 कहां पे है? R3 में। और हेल्प किसके लिए? नहीं, R1 की, चूंकि A11 के नीचे जीरो बोल रहा हूं ना, तो R1 की हेल्प से R3 और R4 चेंज होंगे। तो R3 इज इक्वल टू
3 को 0 करने के लिए 3 सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पे 1 है, तो R3 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से जरा ना, इस 3 को 0 करना है और यहाँ है 1, तो 3 को 0 करने के लिए 3 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इस 3 को 0 करने के लिए 3 सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन हेल्प किसकी लेनी है? R1 की, क्योंकि मैंने कहा था A11 के नीचे 0 करना है और A11 है R1 में। तो मैं क्या लिखूंगा? ऑपरेशन R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3R1। आगे बात समझ में? तो अब यहाँ पे जो मेरा आया 1 0 1 1 0 1 -3 -1। अब मैं रफ का यूज करने वाला हूं और मेरा मन रफ का यूज करने का नहीं है मान लो, तो एक रास्ता और है, 3 -3 1 -3 इंटू 0 0। मैं यहीं पे देखता रहूंगा क्योंकि R1 लिख चुका हूं ना, मैं R1 लिख चुका हूं। ठीक है, तो एक बार 0 -3 और 2 -3, एक ये भी रास्ता है। समझ गए? R3 -3 R1, 3 -3 1 -0 0 -3 और 2 -3। अब ये तो 0 हो ही चुका है, बाद में लिखूंगा। अब मुझे किसको 0 करना है? इस 1 को। R4 का ये एलिमेंट 1 है और ये भी 1 है, तो मैं क्या ऑपरेशन लिखूंगा? R4 इज इक्वल टू R4 माइनस R1। अब इसमें मुझे कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट करूंगा। 1 -1 0, 1 -0 1, -2 -1, वो लिखे दे रहा हूं मैं ताकि मिस्टेक ना हो, और 0 -1 0 -1। तो दिस इक्वल टू, अब नई मैट्रिक्स जो तैयार हुई, 1 0 1 1 0 1 -3 -1 3 -3 0 1 -1 1 -0 1 0 -3 -3 2 -3 -1 और यहाँ पे 0 1 -3 -1। अब अगला स्टेप बेटे क्या होगा मेरा? बताओ बेटा, अगला स्टेप सोचिए आप। अगला स्टेप बेटा होगा A22 के नीचे 0। अगला स्टेप क्या होगा? A11 के नीचे 0 सब कर लिया, अब A22 के नीचे 0। A22 कहां पे है? R2 में। यानी R2 की हेल्प से R3 और R4, R2 के नीचे कौन है? R3 और R4। A22 के नीचे 0, यानी R2 की हेल्प से R3 और R4 के इन एलिमेंट्स को, फर्स्ट एलिमेंट्स को 0 करना है जो A22 के नीचे है। तो ऑपरेशन क्या हुआ? अगले पेज में जाने से अच्छा हो नहीं पाएगा, अगले पेज में जाना ही पड़ेगा। हो जाएगा बेटे, मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ, तो लाइन खींच के मैं यहीं पे करूंगा। ठीक है, तो जो मेरा ऑपरेशन हुआ वो क्या हुआ? मैट्रिक्स यहां बना दूंगा, ये तीनों 1 है, तो ऑपरेशन क्या हुआ मेरा? R3 इज इक्वल टू 1 में 1 ही तो सब्ट्रैक्ट करना है, R3 माइनस R2। R2 की हेल्प लेनी, R3 R को चेंज करना है। आई बात समझ में? तो ये मैट्रिक्स बन गई मेरी 1 0 1 1, R1 R2 कॉपी कर दो, 0 1 -3 -1। अब यहां पे क्या आ गया? आप ध्यान से देखो बेटे, R2 R3 R4 चारों सेम है बेटे, तीनों सेम है, R2 R3 R4 तीनों सेम है। तो बस ऑपरेशन लिखना है, तो जब तीनों सेम है तो एक रो में दूसरी रो सब्ट्रैक्ट करने पे 0 ही मिलना है। और अगला ऑपरेशन R4 टेंस टू R4 माइनस R2, R4 माइनस R2, और R4 R2 भी सेम है, तो वहां भी 0 0 0 मिलना है। इक्विवेलेंट फॉर्म है बेटा, यहाँ पे पहले में फर्स्ट में कोई 0 नहीं, 1 0 3 0 3 0 4 0 4 0, सॉरी। तो अब आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज
इक्वल टू 2, हैंस रैंक कितनी हो गई 2। नॉन जीरो रोज का मतलब ये दो रोज पूरी की पूरी जीरोज हैं, इन दो रोज में पूरा का पूरा जीरो है, यहां भी पूरा जीरो है और यहां भी पूरा जीरो है, तो नॉन जीरो रोज कितनी है 2, तो रैंक इज 2। आ गया समझ में? अब आप लोग प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और थोड़े बहुत अगर कहीं कोई डाउट होगा, कोई ऑपरेशन का डाउट होगा, अभी नॉर्मल फॉर्म बताऊंगा, वहां और क्लियर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए, ऑल द बेस्ट बच्चों।